जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू कल्पाक्स। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, पिछले लेक्चर में हमने सिलेबस के ऊपर चर्चा करी थी, उसी सिलेबस का हम पहला पॉइंट ले रहे हैं आज, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो ये जो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन है, तो इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। कितने भागों में डिवाइड कर रखा है? 3 भागों में। मध्य प्रदेश का हम भौतिक विभाजन पढ़ेंगे तो कितने भागों में आएगा? 3 भागों में आएगा। एक है मध्य उच्च प्रदेश, फिर इसका दूसरा जो क्लासिफिकेशन करा है वो है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, यहाँ पे आप बीच में डैश कर लीजिए, और ये पूर्वी पठार। ये जो मध्य उच्च प्रदेश है इसको भी 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। तो देखो, मैं 5 भागों के नाम लिख देता हूं आपको यहाँ पर। जो सबसे पहला आता है उसको बोलते हैं हम मालवा का पठार। क्या बोलते हैं उसको? मालवा का पठार। मालवा का पठार इसी मध्य उच्च प्रदेश का ये भाग है, मालवा का पठार। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। पठार। अगर नेक्स्ट पेज हम लेंगे तो नेक्स्ट पेज पे लिख सकते हैं हम, यहां पे आएगा रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार। पन्ना का पठार। अगला हम अगर लेंगे तो इसमें आएगा नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी। तो ये मध्य उच्च प्रदेश के कितने भाग हो गए? 5 भाग हो गए। कभी एग्जाम में आपसे पूछे मध्य उच्च प्रदेश के कितने भाग है, तो 5 भाग है। और इसमें भी पूछे आपसे सबसे बड़ा कौन है, तो वो है मालवा का पठार। तो हम सबसे पहला टॉपिक क्या लेंगे? मालवा का पठार। अब देखो, ये जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के भी अलग अलग पार्ट है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो इस सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को भी 3 भागों में बांट रखा है। इस सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? राजपीपला की पहाड़ियां। पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? राजपीपला की पहाड़ियां। मध्य भाग क्या कहलाता है इसका? महादेव पहाड़ियां। और पूर्वी भाग क्या कहलाता है? मैकाल श्रेणी। इसीलिए कभी कभी सतपुड़ा सिर्फ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी दे सकता है, कहीं कहीं लिखा रहता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ये मैकल ना होके क्या है? मैकाल श्रेणी। ये करेक्ट कर लीजिए आप। पूर्वी भाग क्या कहलाएगा इसका? मैकाल श्रेणी। ये जो पूर्वी पठार है, इस पूर्वी पठार के अंदर आता है बघेलखंड का पठार। क्या आता है? बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। ये सारे टॉपिक हम मध्य प्रदेश की भौतिक विभाजन के अंदर पढ़ेंगे। तो कितने टॉपिक हो गए? टोटल 7 टॉपिक हो गए। सबको हम क्रम वाइज पढ़ेंगे और उनको मेंस के आंसर राइटिंग के फॉर्म में सारे क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, ताकि क्या है, एग्जाम में जब भी प्रश्न आए तो उसको हम सटीक रूप से लिख पाए और ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाए। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, किसी बुक में ऐसा लिखा होगा भौतिक विभाजन या भौतिक प्रदेश, ये सब एक ही नाम है। कहीं कहीं भौगोलिक लिखा है, किसी बुक में हो सकता है भौतिक लिखा हो, भौतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन, या इसी को हम बोलते हैं, एक और इसका नाम है प्राकृतिक विभाजन। प्राकृतिक संरचना भी इसको हम कहते हैं। ये सारे नाम एक ही है, कभी कंफ्यूजन ना हो आप, इसलिए मैं सारे नाम लिख रहा हूं। देखो, किसी बुक में विभाजन लिखा है, किसी भी बुक में विभाग लिखा है, तो ये एक ही बात है, विभाग भी। संरचना अगर बोले आपसे भौगोलिक संरचना बताइए, तो भी यही प्रश्न बनेगा और यही इसका उत्तर होगा। रहेगी बात आपको यार? कुछ भी पूछे हमसे, भौगोलिक विभाजन पूछे तो भी इसका यही क्लासिफिकेशन करेंगे, भौतिक विभाजन पूछेगा तो इसका भी यही क्लासिफिकेशन करेंगे, प्राकृतिक संरचना पूछेगा तो भी उसका क्या होगा? यही क्लासिफिकेशन होगा। आइए इसको मैप में देख लेते हैं, ताकि क्या हो जाए, सारी चीज हमें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो मैप में अगर हम देखेंगे इसको, तो मैं इसका एक मैप बना रहा हूं। हमें ज्योग्राफी में कुछ भी अगर हम बता रहे हैं तो हमें मैप के माध्यम से बताने का प्रयास करना है, ताकि हम ज्यादा सटीक बता पाए और समझा पाए सामने वाले को। ये देखो, मध्य प्रदेश का मैप, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है मैप की, तभी आप मैप बना पाओगे। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप बना लोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी बनेगा ये मैप आपसे। एक दिन में कभी भी नहीं बनेगा ये मैप। ठीक है दोस्तों, ये नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूं। यह है मध्य प्रदेश का मैप। ठीक है, अब हमने पढ़ा था मध्य उच्च प्रदेश, तो इसी मध्य उच्च प्रदेश का जो पहला भाग मैंने बताया था, तो वो क्या था? देखो, हम पेन का कलर सिलेक्ट कर लेते हैं पहले।
तो ये मालवा का पठार यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा ये मालवा का पठार है, तो ये ऊपर वाला छोड़ना है आपको, ये मध्य भारत के पठार में आएगा ये वाला भाग, ये है मालवा का पठार। तो ये यहाँ से लगाकर ये इस टाइप से पता चलेगा आपको, ये मालवा का पठार है। ये क्या है, ये मालवा का पठार, मालवा का पठार। अब दूसरे नंबर पे मैंने क्या बताया था आपको, दूसरे नंबर पे मैंने बताया था मध्य भारत का पठार। ये मध्य भारत का पठार यहां पर है, मध्य भारत का पठार, ये मध्य भारत का पठार है। इसमें एक चीज आपको यह ध्यान रखना है, ये वाला जो पार्ट है इसका मध्य भारत की पठार का दतिया वाला पार्ट, ये बुंदेलखंड के पठार में आता है। हम दूसरा पेन ले लेते हैं, ये मध्य भारत का पठार है, यहां से ये मध्य भारत का पठार आएगा यहां से, ये मध्य भारत का पठार आएगा यहां से, देखो ये आपको याद रखना है। और ये वाला भाग यहां से आकर यहां पे आ जाए, ये वाला भाग भी इसी मध्य भारत के पठार में आएगा। ये जो नीमच वाला क्षेत्र है ना, ये वाला, ये ध्यान रखना है आपको, ये मध्य भारत के पठार में आएगा, नीमच वाला क्षेत्र, ये मध्य भारत का पठार है। दिख रहा है आपको ये मध्य भारत का पठार, ये पेन से मैं ऐसा बना देता हूं आपको, ये पूरा क्षेत्र मध्य भारत का पठार है, किंतु हमें सिर्फ मध्य प्रदेश में बताना है मध्य प्रदेश में कौन सा भाग है, तो इसका मध्य प्रदेश में ये वाला भाग है। फिर आया था बुंदेलखंड का पठार, हमने क्या पढ़ा था, बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार कहां पे आएगा, ये बुंदेलखंड का पठार। तो इस बुंदेलखंड वाले पठार, ये पूरा बुंदेलखंड का पठार है, याद रहेगी बात आपको, ये पूरा क्षेत्र क्या है, ये बुंदेलखंड का पठार है ये। तो ये बुंदेलखंड के पठार में दतिया वाला भाग भी आएगा, ये याद रखना है आपको, पूरे भाग को आपको मध्य भारत का पठार नहीं बनाना है, ये क्या आएगा, बुंदेलखंड का पठार। यहाँ पे क्या है, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। अगला मैंने क्या बताया था आपको, रीवा पन्ना का पठार। तो इसके जस्ट नीचे है रीवा पन्ना का पठार, ये है रीवा पन्ना का पठार। तो इसके जस्ट नीचे आ जाएगा रीवा पन्ना का पठार। ये यहाँ पे मालवा का पठार है, ये सिर्फ यहाँ तक ही है रीवा पन्ना का पठार, ये पूरा मालवा का पठार आ जाएगा। ये क्या है, रीवा पन्ना का पठार, का पठार। इसी रीवा पन्ना के पठार को हम विंध्य कगारी प्रदेश भी कहते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसलिए इसको बोलते हैं विंध्य कगारी प्रदेश भी कहते हैं, रीवा पन्ना के पठार को। इसके जस्ट नीचे हमने पढ़ा था नर्मदा सोन घाटी। तो देखो नर्मदा सोन घाटी कहां पर है, ये नर्मदा सोन घाटी ये यहाँ पे, ये नर्मदा सोन घाटी यहाँ पर है, ये वाली, ये रही नर्मदा सोन घाटी। ये नर्मदा सोन घाटी कहां पर है, ये रही, ये क्या है, नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी आ गया। तो ये मध्य उच्च प्रदेश के भाग है यहाँ पे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन में सबसे बड़ा भूभाग कौन सा है, तो मध्य उच्च प्रदेश। उस मध्य उच्च प्रदेश में भी अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो मालवा का पठार, इसलिए मालवा का पठार हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्या पढ़ा था हमने, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। ये जो नीचे दिख रहे हैं ना, ये सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है, नीचे वाली, ये पूरा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में भी देखोगे तो आप पश्चिमी भाग बताया था, वो पश्चिमी भाग यहाँ तक है, बुरहानपुर तक। तो ये जो गुजरात से जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। तो ये जो पश्चिमी भाग है इसी को बोलते हैं राजपीपला की पहाड़ियां। फिर ये जो बीच वाला भाग है, ये बुरहानपुर से लेके शिवनी तक, यहाँ तक, इसको बोलते हैं महादेव श्रेणी। मैं लिख देता हूं एक बार यहाँ पे, ये है राजपीपला, राजपीपला श्रेणी। और ये बीच वाला भाग है, ये कहलाता है महादेव, महादेव। और ये पूर्वी हिस्सा इसका कहलाता है मेकाल श्रेणी। ये यहाँ पे मेकाल श्रेणी, मेकाल श्रेणी, ठीक है दोस्तों। अब ये जो भाग बचा हुआ है इसी को बोला था हमने पूर्वी पठार। इसी पूर्वी पठार का नाम है बघेलखंड का पठार। क्या नाम है इसका, बघेलखंड का पठार। ये बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ठीक है। क्लियर हो गया आपको सारी चीजें कि मैप में कौन सा कहां पर है, ये क्लियर हो गया। ये क्लियर होना बहुत जरूरी, तभी हम किसी चीज के बारे में कुछ बता सकते हैं।
ये क्लियर हो गया, आपको पूरा क्लियर हो गया। अब देखो इसी पर ये जो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की इसी महादेव श्रेणी के अंदर आता है धूपगढ़। ये धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और कितनी ऊंचाई इसकी 1350 मीटर। एमबीपीएससी में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि धूपगढ़ कहां पर है, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की भी अगर बात करेंगे तो कहां पे आएगा, ये महादेव श्रेणी के अंदर। और कितने कहां पे, अगर महादेव में भी पूछ ले आपसे कहां पे आएगा तो होशंगाबाद, और होशंगाबाद का नाम अभी परिवर्तित करके क्या कर दिया है, नर्मदापुरम। तो ये याद रखना है आपको। और कितनी ऊंचाई है इसकी, 1350 मीटर। ये छोटे छोटे प्रश्न जो 2 नंबर के प्रश्न आएंगे ना वो इसी प्रकार से बनेंगे आपके। फिर एक और बात आपको याद करना है, जैसे मालवा का पठार है, तो इस मालवा के पठार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, ये परसेंट हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम बता सकते हैं कोई बड़ा है कोई छोटा भाग है। ये जो मालवा का पठार है कितने परसेंट है, मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये 28% है। किसी बुक में दे रखा है 28.6%। हमें लगभग याद करना है कितने परसेंट है, लगभग 28%। और इस मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार। ये चीज आपको याद करना है, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछ सकता है, हो सकता है वो पूछे कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी बताइए कौन सी है और उसकी ऊंचाई बताइए। तो सबसे ऊंची चोटी कौन है, सिगार, और उसकी सबसे ऊंचाई कितनी है, 881 मीटर। आगे बस हम या ऐसा पूछ सकते हैं मालवा के पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, 28%। ये परसेंट हमें याद करना है। अगर क्षेत्रफल पूछ ले कितना क्षेत्रफल है, तो 8822 वर्ग किलोमीटर, 8822 वर्ग किलोमीटर। क्या है, वर्ग किलोमीटर। ये चीज धीरे धीरे आप बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी, किंतु सिर्फ हमें परसेंट जरूर याद करना है। इसके बाद आता है नर्मदा सोन घाटी। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंट है, नर्मदा सोन घाटी 11% है। कितने परसेंट है, 11%। और अगर इसका क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो 86,000 वर्ग किलोमीटर, 86,222,000 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आती है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी कितने सॉरी ये आएगा 26%। ये कितने परसेंट कर लीजिए आप, 26% है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नर्मदा सोन घाटी कितने परसेंट है, 26%। ये जो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, 11%। और अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो आपसे 34,000 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा मध्य भारत का पठार। ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 10.67 या 68% है। हम लगभग 10.7% मान लेंगे इसको, 10.7%। फिर इसके बाद आएगा बुंदेलखंड का पठार। ये बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, 7.7%। और इसी बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। ये सिद्ध बाबा यहाँ पे आती है दतिया में। ये भी याद रखना है, क्योंकि जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं ये हमसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं या हमसे मेंस में 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। जो प्रीलिम्स का ज्ञान है हमारे पास, वो ज्ञान हमें क्या करना है, यहाँ पे इस्तेमाल करना है। क्या आ जाएगी इसकी सबसे ऊंची चोटी, सिद्ध बाबा। कहाँ पे, ये दतिया में। और कितनी ऊंचाई है इसकी, 1172 मीटर। फिर ये देखो रीवा पन्ना का पठार, तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 10.3%, 10.37% है। रहेगी बात आपको याद। फिर आएगा बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, 7%, लगभग 7% है। तो देखो इससे क्या समझ में आया हमें कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो मालवा का पठार है। वो सबसे छोटा कौन सा है, तो कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, कहीं ना कहीं दिखेगा परसेंटेज, तो उसको कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बिंदु कौन है, तो धूपगढ़ है। कहां पर है, तो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में। कहां पे है, तो महादेव श्रेणी में। रहेगी बात आपको याद। ये सारे प्रश्न हमारे प्रीलिम्स में आते हैं और 2 नंबर में हमसे मेंस में भी वो पूछ सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। देखो मैंने एक मैप बना रखा है पूरा, और इसमें सारे जो जितने भी भौतिक प्रदेश है उनके क्षेत्रफल, उनका परसेंटेज, उनकी सबसे ऊंची चोटी सारा लिखा है इस मैप की। आप स्टडी कर लीजिए, आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे मालवा का पठार। सबसे पहला टॉपिक क्या लेंगे हम, मालवा का पठार। तो एक बात, जैसे हमें मालवा का पठार हमें पढ़ना है, तो किसी भी पठार को अगर हमें पढ़ना है तो पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक डायग्राम लेंगे। हम पढ़ रहे जैसे मालवा का पठार, तो जैसे आप सबसे पहले क्या करिए, अगर आपसे प्रश्न एमपीपीएससी में अगर ये प्रश्न पूछेगा कि मालवा के पठार की भौगोलिक विशेषताएं लिखिए,
ये आपसे 7 नंबर में या 10 नंबर में प्रश्न अगर आपसे पूछेगा तो हमें क्या करना है, हमें एक इमेजिनेशन अपने दिमाग में लेके आना है। हर चीज को हम रट नहीं सकते, याद नहीं कर सकते। मालवा के पठार के संबंध में कम से कम 15 पॉइंट है, तो सारे के सारे पॉइंट हमें कैसे लिखना है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा, और कैसे उनको याद करना है, कैसे उनको कनेक्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का प्रेशर इतना होता है, हमें आता सब कुछ है किंतु हम लिख नहीं पाते, तो उस समस्या को भी दूर करते हुए हमें चलना है। तो देखो सबसे पहले क्या करें, जैसे मुझे लिखना है मालवा के पठार की भौगोलिक विशेषताएं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, मालवा का पठार। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मालवा का पठार। मालवा की पठार की क्या लिख रहा हूं मैं, भौगोलिक विशेषताएं। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं अपने दिमाग में एक इमेज लेके आऊंगा मालवा के पठार की, कि मालवा का पठार है क्या। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा मध्य प्रदेश का। देखो ये मध्य प्रदेश का एक मैप है, छोटा सा मैप बनाना है हमें साइड में बनाना है। और देखो मैंने आपको बताया है कि धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करना है मैप की। आपको एक ही दिन में आप बनाने नहीं लगोगे, धीरे धीरे बनाओगे तभी बन पाएगी ये चीजें। प्रैक्टिस मेक मी परफेक्ट, सूर्यधुनी बताया था मैंने आपको, प्रैक्टिस करना है हर चीज की। ठीक है, ये मालवा का पठार हमने बना लिया है, ये मध्य प्रदेश बनाया हमने। इस मध्य प्रदेश में हमें ये पता करना है कि मालवा का पठार कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखो मैंने अभी बताया था आपको मालवा का पठार कहां पर है, अभी मैंने बताया आपको मालवा का पठार कहां पर है, तो ये मालवा का पठार यहाँ पे। तो मैप में स्पष्ट क्लियर होना चाहिए कि मालवा का पठार कहां पर है। तो ये मालवा का पठार था, देखो यहां से दिख रहा है आपको मालवा का पठार कहां पर है, यहां से लेके ये ऐसा है मालवा का पठार। आपको ऐसा बनाना है कि ये है कि मालवा का पठार, यहां पे लिख देना है क्या है, ये मालवा का पठार, मालवा का पठार। अब सुनो बात, इस मालवा के पठार की मुझे बताना है भौगोलिक विशेषता है, कि मुझे कैसा दिख रहा है। अगर आप स्पेस में जाके देखोगे ना तो मालवा के पठार को आप दिखेंगे। तो देखो सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहां है, तो इसको बोलते हैं स्थिति या अवस्थिति। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा मेरा, स्थिति या अवस्थिति, कि कहां पे वो स्थित है। तो मैं बता सकता हूं मालवा के पठार की स्थिति कहां पर है, ये मध्य प्रदेश के कौन से भाग में, पश्चिमी भाग में। ये स्थिति आ गई इसकी, बता सकता हूं नहीं बता सकता हूं मैं, तो देखो मैंने इसकी स्थिति बता दी। फिर इसके बताना मुझे अक्षांशीय विस्तार। तो देखो अक्षांशीय विस्तार जरूरी नहीं आपको याद हो हर चीज का, इसलिए इस पॉइंट को आप साइड में रख दीजिए। अक्षांशीय विस्तार क्या आएगा, अक्षांशीय विस्तार। सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, अक्षांशीय विस्तार, कि कितने अक्षांश और कितने देशांत के बीच में मालवा का पठार फैला हुआ है। जैसे यहाँ सबसे नीचे अक्षांशीय विस्तार आएगा, यहाँ से यहाँ तक कितने अक्षांश के बीच में, और यहाँ से कितने देशांतरों के बीच में ये है। ये याद रह जाए, अच्छी बात है, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट हम क्या बनाएंगे, देखो मैंने स्थिति बता दी कहां पर है, पृथ्वी के रिस्पेक्ट में इसकी स्थिति बता दी। देखो अक्षांश विस्तार क्या है, पृथ्वी के रिस्पेक्ट में बताएंगे कि कहां पर है ये। अब मैंने स्थिति बता दी, अक्षांशीय विस्तार बता दी, आगे मैं क्या बता सकता हूँ, इसका क्षेत्रफल बता सकता हूँ नहीं बता सकता हूँ, कितना क्षेत्रफल है इसका। तो बताइए आप कितना क्षेत्रफल है इसका, क्षेत्रफल। तो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, 28% है, लगभग 28% है। लगभग बोला है मैंने, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि किसी बुक में लिखा है 28.6%, किसी बुक में लिखा है 28%, लगभग लिख देंगे। लगभग कितने परसेंट है, मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, 28%। और अगर इसका अगर क्षेत्रफल याद हो जाए आपको तो बहुत अच्छी बात है, 8822 वर्ग किलोमीटर, 8822 वर्ग किलोमीटर। देखो कैसे याद करना है, देखो मैं आपको वो भी बता देता हूं। जैसे 28% है ना, इसी 8 को 2 बार लिख देना है, देखो लिखा है 2 बार, और 2 को 3 बार लिख देना है। बस बार बार आपको दिमाग में प्रैक्टिस करना है कि मध्य प्रदेश के मालवा का जो पठार है, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, 28%। ये मैंने याद कर लिया। अगर मुझसे खुद कोई पूछे क्षेत्रफल बताइए कितना है, तो क्या करूंगा, 8 को कितनी बार लिख दूंगा, 2 बार, और 2 को कितनी बार लिख दूंगा, 3 बार। बस ये मेरा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। कितना आसान है देखो याद करना है, 8822 वर्ग किलोमीटर। मालवा का पठार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। फिर देखो अगला पॉइंट क्या आएगा, देखो मैंने ये बता दिया, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट मैं बताऊंगा इस मालवा के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं, तो संबंधित प्रमुख जिले। अगला पॉइंट मेरा क्या होगा, संबंधित प्रमुख जिले, संबंधित प्रमुख जिले। संबंधित प्रमुख जिले में क्या आएगा, तो जो मालवा का पठार का आप जब पूरे मध्य प्रदेश का जब पॉलिटिकल मैप आपको जरूर देखना है और याद करना है कि कहां पे कौन से जिला है। तो इससे क्या पता चलेगा आपको, जैसे मालवा का पठार, अगर आपने पॉलिटिकल मैप देखा है एमपी का, तो आपको ये पता चलेगा इस मालवा के पठार में देखो इंदौर है, यहाँ पे इंदौर है, इसी इंदौर के ऊपर यहाँ पे आ जाओ उज्जैन है, यहाँ पास में क्या है, देवास है। इधर आ जाओगे तो क्या आ जाएगा, देखो मंदसौर, रतलाम, इधर झाबुआ, अलीराजपुर। अरे बस ये सारे जिले, शाजापुर,
आगर मालवा, धार, ये सारे जिले इसके अंदर आ जाएंगे। मालवा के पठार के अंदर मध्य प्रदेश के कुल 18 जिले आते हैं, लगभग 18 जिले आते हैं। तो क्या सारे जिले को लिख सकता हूं मैं? नहीं, संबंधित प्रमुख जिले की बात बोला मैंने। प्रमुख जिला कौन सा होगा? देखो, इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, ये जो प्रमुख जिले हैं, भोपाल, सीहोर, ये प्रमुख जिले। और ब्रैकेट में लिख दो लगभग 18 जिले। इसी मालवा के पठार के अंदर कितने जिले आते हैं? 18 जिले लिख सकते हो। तो देखो, ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए। 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हर चीज में। जब भी हम कुछ भी पढ़ें, जैसे मान लो मैं मध्य भारत का पठार पढ़ूंगा, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा मेरा? स्थिति, कि वो कहां पर है। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? अक्षांश विस्तार। ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अक्षांश विस्तार याद करना बहुत कठिन है और हर किसी का अक्षांश विस्तार बताने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल, कि मध्य प्रदेश की कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट क्या आ जाएगा? उससे संबंधित जिले। देखो, चारों पॉइंट मैं ऊपर देख के बता सकता हूं, नहीं बता सकता हूं। अगला पॉइंट क्या लेंगे हम? अगला पॉइंट लेंगे निर्माण। अब जैसे हमने ऊपर की बात कर ली कि मालवा का पठार ये है, इसके अंदर ही ये कैसे बना है वो हमें बताना है। तो अगला पेज लेते हैं हम। तो आप क्या बताएंगे हम? 5वां पॉइंट निर्माण, कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो मालवा के पठार का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये कैसे पता चलेगा आपको? तो आपने कभी अगर मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना पढ़ी हो, मध्य प्रदेश की अगर भूगर्भिक संरचना पढ़ी हो, जैसे मैं मध्य प्रदेश बना देता हूं यहाँ पे आपको, ये मध्य प्रदेश आपको बार बार बनाना है, तभी आपसे बन पाएगा ये एग्जाम में। नहीं तो आप बोलोगे सर अभी नहीं बन रहा है, तो एग्जाम में कैसे बनाओगे आप बताइए मुझे। और बिना मैप के ज्योग्राफी में आपको नंबर नहीं देगा कोई भी। आप भले कितना भी अच्छा लिख के आ रहे हो, जो मैप बना के आएगा उसी को अच्छा नंबर मिलेंगे। ये मध्य प्रदेश का मैप बनाया है मैं। तो ये मध्य प्रदेश की जब हम भूगर्भिक संरचना पढ़ते हैं, तो मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना में भी कितने पार्ट आता है? 7 पार्ट आते हैं। उसी में ये मध्य प्रदेश भूगर्भिक संरचना में पढ़ेंगे, तो यहाँ है डक्कन ट्रेप की चट्टानें। क्या है यहाँ पे? यहां से यहां तक अगर आप देखोगे, ये मालवा का पठार में आएगी डक्कन ट्रेप की चट्टान है। इसी डक्कन ट्रेप की चट्टानों से बना है मालवा का पठार, या इसी डक्कन ट्रेप की चट्टानों से बनी बेसाल्ट चट्टानें, इन्हीं के टूट फूट से बना है मालवा का पठार। रहेगी बात आपको याद? या पढ़ोगे तो आपको सब चीज याद हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमने नहीं पढ़ी है, नहीं तो मैं हमेशा पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो अगर आपसे कोई पूछे मालवा के पठार का निर्माण कैसे हुआ, तो कैसे बताओगे आप? डक्कन ट्रेप की चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से, या बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से, दोनों लिख सकते हो आप। अब सुनना बात, अपक्षय अपर्दन क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता अपक्षय अपर्दन क्या होता है। मान लो जैसे एक चट्टान है, ये चट्टान है, तो इस चट्टान की टूट फूट होगी। कैसे होगी टूट फूट? क्योंकि आपको पता है कि गर्मी में चट्टान क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। तो फैल जाएगी, फिर गर्मी के बाद ग्रीष्म ऋतु के बाद क्या आती है? वर्षा ऋतु। तो ये जो चट्टानों में जो क्रैक्स पड़े हैं, ये क्रैक्स पड़े हैं, इन्हीं क्रैक्स में क्या हो जाएगा? पानी की बूंदे आ जाएगी। वर्षा के मौसम में पानी भर जाएगा इन्हीं चट्टानों में। और जब ठंडी का मौसम आएगा, शीत ऋतु आ जाएगी, तो ये चट्टान क्या आ जाएगी? पास पास आ जाएगी। तो चट्टान क्या कर रही है? फैल रही है, सुकुड़ रही है, फैल रही है, सुकुड़ रही है। इससे बार बार क्या होगी? चट्टान क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। और एक समय क्या आ जाएगा? चट्टान क्या आ जाएगी? टूट जाएगी। इसी अपक्षय अपर्दन, ताप, दाब, वर्षा, ये आदि कारकों के कारण क्या हो जाती है? चट्टान टूट जाती है। तो चट्टान का अपने स्थान पर टूटना ही कहलाता है अपक्षय। क्या कहलाता है? चट्टान का अपने स्थान पर ही टूटना कहलाता है अपक्षय। ठीक है। फिर देखो, कोई आया यहां से और इसको बह के ले गया, तो कौन आएगा आप बताइए? मान लो कोई नदी बह के जा रही है यहां से, तो सीधी सी बात है, ये नदी यहाँ के कणों को क्या करेगी? अपने पानी में घोल के आगे ले जाएगी। तो यहां से इसका क्या हो गया? अपर्दन हो गया। और किसी दूसरे स्थान में जाके नदी क्या कर देगी? इसको बिछा देगी। क्या कर देगी? दूसरे स्थान में बिछा देगी। इसको बोल देंगे अपर्दन और इसको बोल देंगे निक्षेपण। जहां पे बिछा दिया उसको बोलते हैं निक्षेप, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं निक्षेपण। ये क्या आ जाएगा? निक्षेपण। समझ में आ गई बात आपको? अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण क्या होता है? अपक्षय चट्टानों का अपने स्थान पर ही टूटना अपक्षय कहलाता है। और अपर्दन उन जो चट्टान जो कण टूटे किसी भारी कारक द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में भाग के ले जाना क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। और जिस स्थान पे जाकर उनको डिपॉजिट कर देते हैं उसको कहते हैं निक्षेप, जमा कर देते उसको बोलते हैं निक्षेप, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं निक्षेपण। ये समझ में आ रही बात आपको? ये समझ में आ रहा है आपको इतना? अपक्षय अपर्दन क्या होता है? जब भी हम किसी का निर्माण पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है क्या पढ़ रहे हैं हम। तो निर्माण बता दोगे आप? मालवा के पठार का निर्माण किससे हुआ है? डक्कन ट्रेप की चट्टानों के टूट फूट से बना हुआ है। लिखने की अभी आवश्यकता नहीं, मैं सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा, सब लिखा लिखा मिलेगा आपको, समझने पे ध्यान देना है। अब देखो, पहले हमने ऊपर की बात कर ली, मालवा के पठार के ऊपर की, अंदर की बात कर ली हमने। अब किसकी बात करेंगे? इसके वायुमंडल की बात करेंगे। किसका वायुमंडल कैसा है? इसको बोलते हैं जलवायु। ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? 6 नंबर का जलवायु। ये जो पॉइंट में बता रहा हूं ना, इसी क्रम से आपको सारे पॉइंट याद करना है। जलवायु। अब मालवा के पठार की जलवायु हमें बताना है, तो मालवा के पठार में कैसी जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु पाई जाती है।
अगर कभी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कैसी जलवायु पाई जाती है, सम जलवायु पाई जाती है। सम जलवायु क्या होती है, कोई बता सकता है कमेंट के माध्यम से? सम जलवायु क्या होती है, कोई बता सकता है कमेंट के माध्यम से? सम जलवायु का मतलब ये होता है जो ग्रीष्म ऋतु होगी, गर्मी का मौसम होगा, उसमें साधारण गर्मी होगी, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी, और शीत ऋतु होगी जो ठंडी का मौसम होगा, उसमें बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ेगी, मतलब सामान्य गर्मी होगी और सामान्य क्या होगी, ठंड। इसी को बोलते हैं हम सम जलवायु। ये मानव के लिए सबसे अच्छी होती, सबसे श्रेष्ठ होती। इसीलिए कभी आपसे एमपीपीएससी में प्रश्न पूछ ले कि मालवा के पठार में सबसे ज्यादा विकास क्यों हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है सम जलवायु। श्रेष्ठ जलवायु भी बोलते हैं इसको हम, इस सम जलवायु के कारण, क्योंकि ये मानव के विकास के लिए सबसे अच्छी है, सर्वोत्तम है। इसी सम जलवायु के कारण क्या हुआ है, यहाँ पे सबसे ज्यादा उद्योगों का विकास हुआ है। और भी बहुत सारे कारण है, कच्चे माल हो गया, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था होगी, बहुत सारा कारण है, पर जलवायु इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। क्यों है जलवायु? जलवायु समझ में आ गई। सम जलवायु क्या होती है कि ग्रीष्म ऋतु साधारण गर्म और शीत ऋतु साधारण ठंडी, मतलब गर्मी में आपको ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी और ठंड में ज्यादा आपको ठंड नहीं लगेगी, मतलब सबसे अच्छी जलवायु हो गई कि नहीं हो गई? तो लिख दोगे आप सम जलवायु, सम जलवायु बता दोगे आप सम जलवायु। और क्या होता है सम जलवायु का मतलब भी बता दोगे आप कि ग्रीष्म ऋतु क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु क्या होगी और शीत ऋतु क्या होगी? बताओ कमेंट के माध्यम से बताओ। अभी बताया मैंने आपको, ग्रीष्म ऋतु क्या होगी, साधारण गर्म, और शीत ऋतु क्या होगी, साधारण ठंडी, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं लगे और बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं लगेगी। अगला पॉइंट क्या आएगा, देखो मैंने जलवायु बता दिया था, अब क्या करा देंगे हम, वर्षा करा देंगे। यहाँ पे एक बादल बना दो और वर्षा करा देंगे हम, यहाँ पे क्या करा देंगे, वर्षा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या आ जाएगी, वर्षा। तो वर्षा में भी हमें बताना औसत वर्षा, कितनी वर्षा यहाँ पे होती है। तो अगर आपने मालवा के पठार में अगर प्रीलिम्स में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा ये जो क्षेत्र है ये औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र। औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में। तो देखो यहाँ पे लिखा है वर्षा, और हम लिखेंगे औसत वर्षा कितनी होती है। यहाँ पे एवरेज ला लेना, औसत वर्षा बता रहे हैं हम कि कितनी होती है। तो कितनी होती है यहाँ पे, 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में। ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा मैं, औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र। कैसे वर्षा वाला क्षेत्र है ये, औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, वर्षा वाला क्षेत्र। रहेगी बात आपको याद। अगला पॉइंट क्या लेंगे हम, अब देखो वर्षा आ गई तो क्या आ जाएगी, नदी आ जाएगी। तो इस मालवा के पठार की हमें प्रमुख नदियां बताना है। तो कौन कौन सी नदी आएगी, अगर आपने मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा यहाँ से इसी मालवा के पठार में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और यहीं से निकलती देखो चंबल नदी, यहाँ से निकलती चंबल नदी और इधर बह के चली जाती है वो। फिर इसी के पास से निकलती है देखो शिप्रा नदी, और इस चंबल नदी में मिल जाती है। आगे और बढ़ोगे तो आपको मिलेगी काली सिंध नदी, और आगे बढ़ोगे तो आपको पार्वती नदी मिलेगी, और आगे आप बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगी, सिंध नदी मिलेगी। ये सारी नदी मालवा के पठार की नदियां हैं। तो बस प्रमुख नदियां लिख देंगे हम कि प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। तो बताओ कौन कौन सी नदियां प्रमुख। अगला पॉइंट समझ में आ गया आपको, वर्षा के बाद क्या आ जाएगी, प्रमुख नदियां। प्रमुख नदियां में कौन कौन सी आ जाएगी, चंबल, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, ये सारी नदी आ जाएगी। प्रमुख नदियों के बाद क्या आ जाएगा, अब बताइए मुझे, मिट्टी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अगला पॉइंट क्या आ जाएगी, अरे नदी आ गई तो नदियां बहेगी तो मिट्टी भी जाएगी। तो प्रमुख मिट्टी, तो मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आप मुझे बताओ, मालवा के पठार का निर्माण दक्कन ट्रेप की चट्टानों से हुआ था, और इसी दक्कन ट्रेप की चट्टान को हम बेसाल्ट चट्टान बोलते हैं। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी बनती है, काली मिट्टी। तो मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, प्रमुख मिट्टी में क्या आ जाएगा। वैसे तो बहुत सारी प्रकार की मिट्टी मिल जाएगी आपको, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं लाल मिट्टी भी मिल जाएगी, पीली मिट्टी भी मिल जाएगी, किंतु कौन सी मिट्टी प्रमुख है यहाँ पे, काली मिट्टी। तो प्रमुख मिट्टियों में क्या आ जाएगा, प्रमुख मिट्टियों में क्या आ जाएगा, काली मिट्टी, काली मिट्टी। और इसमें भी अगर आपसे पूछे काली मिट्टी में पूछे तो साधारण काली मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में, गहरी काली मिट्टी पाई जाती है नर्मदा सोन घाटी में, और छिछली काली मिट्टी पाई जाती है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में। याद रहेगा पॉइंट आपको, 9वां पॉइंट। अब मिट्टी आ गए तो क्या आ जाएगा, देखो फसल आ जाएगी, उसी के अंदर वन आ जाएंगे और प्रमुख खनिज आ जाएंगे। तो अगला पॉइंट ले लेते हैं हम। अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, 10 नंबर का पॉइंट क्या आ जाएगा, प्रमुख फसल। कि मालवा के पठार में किस प्रकार की फसल आती है, मिट्टी आएगी तो फसल आएगी, तो प्रमुख फसलें। तो प्रमुख फसलों में अगर बताइए मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाएगी तो प्रमुख फसल कौन सी होगी। आगे अभी अगर आप मालवा के पठार में हो तो आपने देखा होगा सभी जगह सोयाबीन लगा हुआ है, तो सबसे प्रमुख फसल क्या है, सोयाबीन। और एमपीपीएससी ने एक बार ये प्रश्न पूछा था
कि सोयाबीन मालवा के पठार में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन क्यों होता है? तो जो मालवा के पठार की विशेषता पढ़ रहे हैं ना वही लिख देंगे। यहाँ की जलवायु, कृषि पद्धति, किसानों की क्या है इसके प्रति टेक्नोलॉजी है, समझ जाता है, इस प्रकार के पॉइंट बना देंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। तो प्रमुख फसल में क्या आ जाएगा? सोयाबीन, गेहूं, मालवा के पठार में गेहूं भी किया जाता है। और कौन कौन सी फसल आ जाएगी? तो आपने पढ़ा होगा कि काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है काली मिट्टी। तो सुनो, काली मिट्टी का ही तो क्षेत्र है मालवा का पठार। तो कौन सी फसल आ जाएगी? कपास। कपास भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कपास आदि। ऐसे 2-3 फसलों के नाम लिख देना आपको, आदि। या हम यहाँ एक फसल क्षेत्र का नाम लिख सकते हैं। कौन सा फसल क्षेत्र आता है यहाँ पे? कपास, गेहूं, ज्वार वाला क्षेत्र। कपास, गेहूं, ज्वार वाला क्षेत्र, ये भी आप बता सकते हो। अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? देखो, प्रमुख फसलें आ गई, तो प्रमुख क्या आ जाएंगे? वन। प्रमुख क्या आ जाएंगे? वन। अब सुनो बात, ये जो वन है, तो मालवा के पठार में आपने देखा होगा, आपको कहीं भी वन, वन का मतलब यहाँ पेड़ पौधे से नहीं, वन का मतलब होता है फॉरेस्ट। तो कहीं मालवा के पठार में आपको जंगल दिखा है? बिल्कुल नहीं दिखा है। छोटे मोटे पेड़ पौधे तो दिखेंगे आपको। तो मालवा का पठार वन की दृष्टि से क्या है? ये शून्य क्षेत्र है। यहाँ पे मतलब पूरे मालवा के पठार में आपको कहीं भी वन देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या लिखेंगे? वन की दृष्टि से क्या है? शून्य, लगभग शून्य क्षेत्र है। कुछ छोटे मोटे वन पाए जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि बबूल के वन पाए जाएंगे, जो कांटेदार वृक्ष होते हैं ना वो पाए जाते हैं यहाँ पे। तो वन की दृष्टि से सबसे ज्यादा क्या है? शून्य क्षेत्रफल है। और मध्य प्रदेश में सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? इसी मालवा के पठार में, उज्जैन में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? देखो, प्रमुख वन आ गया, तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? प्रमुख खनिज। किस प्रकार के खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं? प्रमुख खनिज। देखो, सारे पॉइंट आपको लिंक करना है एक से एक। मिट्टी पढ़ा है, मिट्टी के बाद क्या आ जाएगी? फसल आ जाएगा, वन आ जाएगा, खनिज। प्रमुख खनिज में अगर आप देखोगे तो झाबुआ में आपको मिलेगा रॉक फॉस्फेट, एस्बेस्टोस, मंदसौर में मिलेगा आपको स्लेट। फिर काली मिट्टी भी एक प्रकार का खनिज है। ऐसे कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खनिज तो नहीं मिलेंगे, परंतु मैंने 2-3 नाम बताए आपको, ये खनिज यहाँ पे मिलते हैं। प्रमुख खनिजों में ये लिख देना। आप क्या लिख दोगे? आप रॉक फॉस्फेट, एस्बेस्टोस, स्लेट आदि प्रमुख खनिज आ गए। अब आगे क्या आ जाएगा? प्रमुख खनिज आ गए। खनिज के बाद क्या आ जाएंगे? उद्योग। इन्हीं तीनों पे, फसल पे आधारित उद्योग आते हैं, वन पे आधारित उद्योग आते हैं, खनिज पे आधारित। उद्योग क्या होता है? उद्योग के लिए क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। और जहां से हमें कच्चा माल मिलता है उसी प्रकार के उद्योग वहां पे लगते हैं। तो सीधी सी बात, अगर आपसे कोई पूछे प्रमुख उद्योग, मालवा के पठार के प्रमुख उद्योग, तो बताइए आप क्या क्या आ जाएगा? प्रमुख उद्योग। तो सुनो बात, प्रमुख उद्योग में आप देखोगे तो देखो, मालवा के पठार में काली मिट्टी है। काली मिट्टी है मतलब यहाँ कपास ज्यादा होता है, और कपास से ही क्या बनता है? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के कच्चा माल क्या है? कपास। तो सूती वस्त्र उद्योग आ जाएगा यहाँ पे। क्या आ जाएगा? सूती वस्त्र उद्योग। कहां पे आ जाएगा सूती वस्त्र उद्योग? ये इंदौर में। सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र क्या है? इंदौर। क्यों है सूती वस्त्र उद्योग? क्योंकि यहाँ पे कपास की खेती हो रही। मतलब ये फसल पे आधारित क्या आ गया? हमारा उद्योग आ गया। मैं इसको क्लासिफाई भी कर सकता हूँ, प्रमुख उद्योग को फसल पे आधारित, वन पे आधारित और खनिज पे आधारित, इस प्रकार से भी क्लासिफाई कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, इसलिए टू द पॉइंट हम लिख रहे हैं। सूती वस्त्र उद्योग आ गया। और क्या क्या आ सकता है? आप देखिए, इसी में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो सोयाबीन संयंत्र, आपको पता है एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहां पे लगा है? उज्जैन में लगा हुआ है। ये लिख सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में लगा हुआ है। और कौन कौन से उद्योग आ जाएंगे यहाँ पे? तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, आपने सुना होगा इंदौर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है। फिर सागर में आपने सुना होगा, सागर में सुना होगा आपने, सागर में जगह, सॉरी, विदिशा में एक जगह है मंडीदीप। यहाँ पे क्या है? मंडीदीप एक औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्टिकल फाइबर्स यहाँ पे लगा है, क्योंकि ये भी मालवा के पठार में आता है। देवास में क्या है? चमड़ा उद्योग, वेदर कॉम्प्लेक्स। नागदा में आप देखोगे तो कृत्रिम रेशा उद्योग। ये सभी प्रकार के उद्योग मालवा के पठार में आ जाएंगे, जो प्रमुख उद्योग है। अगला पॉइंट क्या लेंगे हम? तो देखो, उद्योग आ गए। इसके बाद क्या बनता है? कुछ पर्यटन केंद्र। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो 14वां पॉइंट क्या आ जाएगा? प्रमुख पर्यटन केंद्र। प्रमुख पर्यटन केंद्र। इस पॉइंट को हम अलग प्रकार से भी बना सकते हैं, प्रमुख दर्शनी केंद्र भी बना सकते हैं। प्रमुख दर्शनी स्थल करके भी हम इसको एक पॉइंट बना सकते हैं। तो प्रमुख दर्शनी स्थल केंद्र, मालवा के पठार में आपको घूमने की जगह कहां पे मिलेगी? जिसे प्राकृतिक रूप से देखोगे आप तो आपको दिखेगा पाताल पानी। ये चंबल नदी पे क्या है? जलप्रपात एक इंदौर में पड़ता है, पाताल पानी। तो ये घूमने की जगह है। जाना पाऊ, ये भी घूमने की जगह है, जहां पे आप घूम सकते हो अच्छे से। धजारी, ये जो धजारी मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार,
ये क्या मिलेगी आपको, घूमने की जगह मिलेगी, ये प्रमुख पर्यटन केंद्र में आ जाएगा। और भी बहुत सारे देख सकते हो, जैसे वाटर पार्क बने हुए इंदौर में, बहुत सारे वाटर पार्क, कोई फेमस वाटर पार्क हो तो वो बता सकते हो आप। कुछ प्रमुख प्रकार के राला मंडल, जैसे इंदौर में पड़ता है राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश सबसे छोटा क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य। रहेगी बात, आपको ऐसे प्रमुख पर्यटन केंद्र डाल के आप 2-4 पर्यटन केंद्रों के नाम लिख सकते हो। देखो इसी मालवा के पठार में आएगा मांडू। मांडू बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है मांडू। मांडू को हम सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश की बहुत सारी स्थापत्य वास्तुकला हमें देखने को मिलेगी। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में, ये धार्मिक स्थल, एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है महाकालेश्वर मंदिर। यहीं पे देखोगे आप तो सांदीपनी आश्रम, हरसिद्धि देवी माता मंदिर, और यहीं पे उज्जैन में ही देखोगे तो आपको दिखेगी वेदशाला। कौन सी दिखेगी आपको, जंतर मंतर, जिसको हम वेदशाला भी बोलते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ये सब प्रमुख क्या कहेंगे, पर्यटन केंद्र। फिर एक और पॉइंट हम बना देंगे, एक पॉइंट क्या बना देंगे, जो पॉइंट सब इसमें नहीं आ रहा वो अलग से बना देंगे, इसको बोल देंगे विशेष तथ्य। क्या बना देंगे हम, विशेष तथ्य। विशेष तथ्य में क्या आएगा, जो हमने प्रीलिम्स में पढ़े वो सारे पॉइंट यहाँ पे हम एक एक करके बता देंगे। क्या बता देंगे कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, एक पॉइंट ये बताना देंगे। फिर ये बता देंगे कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सिगार है। और जो मालवा के पठार से संबंधित जो फैक्ट है वो हम बता सकते हैं। आ रही बात समझ में आपको। इस प्रकार से हम पूरे आंसर को क्या करेंगे, अपना डिजाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैंने सारा ये बता रखा है आपको। मालवा के पठार में देखो, ये मालवा का पठार लिखा है यहाँ पे। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक डायग्राम बनाना है साइड में छोटा सा, मैंने आगे बना रखा है बड़ा समझ जाने के लिए आपको, परंतु आपको क्या करना है, एक छोटा सा डायग्राम बनाना है। देखो मालवा के पठार की सारी चीज लिखी है, देखो यहाँ पे लिखी स्थिति, ये पूरा लिखा है। देखो मालवा तो इतना नहीं लिखना आपको, मालवा का पठार सिर्फ लिखना है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। आ रही बात समझ में। फिर देखो अक्षांश विस्तार भी इसका लिखा है। आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है आप बार बार इसको याद कर पाए और एग्जाम में लिख पाए इसको। फिर क्या आएगा, क्षेत्रफल। तो देखो लिखा है मध्य प्रदेश कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, 28%। उसके ब्रैकेट में क्षेत्रफल भी लिखा है, अगर आपको याद हो जाता तो आप एग्जाम में जरूर लिख के आइए। फिर देखो निर्माण में लिखा है, देखो दक्कन ट्रेप की लावा था तो बेसाल चट्टानों को टूटने फूटने से संबंधित प्रमुख जिले, तो यहाँ लिखा है देखो लगभग 18 जिले। फिर देखो जलवायु कैसी, समशीतोष्ण जलवायु, या हम सिर्फ इसको सम जलवायु भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी और शीत ऋतु में साधारण ठंडी पाई जाती है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे अगर अगला पॉइंट लेंगे, देखो मालवा के पठार का मैंने क्या कर रखा है, डायग्राम बना रखा है। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से स्टडी करिए। पहले तो मध्य प्रदेश का डायग्राम बनाइए आप, और उसमें जितने भी भौतिक विभाजन करे हैं हमने उन सब के क्षेत्रफल को देखिए यहाँ पे वो कहाँ पर है। ये मालवा का पठार है यहाँ पे, ये देखना बहुत जरूरी है। फिर देखो अगला पॉइंट क्या है, औसत वर्षा कितनी होती है यहाँ पे, देखो 50 से 75 सेंटीमीटर। तो इतना ज्यादा नहीं लिखना कि इस क्षेत्र में इतनी वर्षा होती है, औसत वर्षा सिर्फ लिख देना 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में। और कैसा क्षेत्र है ये, औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, ये लिख दो आप, वो ज्यादा अच्छा होगा। प्रमुख वन में क्या है, देखो शुष्क पर्णपाती वन, या वन की दृष्टि से लगभग शून्य है। शुष्क वन जैसे जो कांटेदार वन होते हैं ना वो पाए जाते हैं, जैसे बबूल, पलास, तेंदुपत्ता आदि। प्रमुख मिट्टी में क्या आ जाएगी, काली मिट्टी पाई जाती है। प्रमुख फसल में क्या आ जाएगी, देखो सोयाबीन, कपास, गेहूं, ज्वार, मूंगफली आदि। ये मूंगफली नहीं है, मूंगफली है। ठीक है दोस्तों। प्रमुख नदियों में क्या आ जाए, चंबल, शिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान, माही आदि। प्रमुख उद्योग में क्या आ जाए, देखो यहाँ पे लिखा है मालवा का पठार उद्योग की दृष्टि से काफी संपन्न है। तो देखो एक प्रश्न अलग से 7 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि मालवा का पठार उद्योग की दृष्टि से काफी संपन्न है, क्यों, कारण पूछ सकता है। तो उसका कारण मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ की जलवायु ऐसी है, कच्चा माल बहुत अच्छे से मिलता है, सस्ता लेबर मिलता है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। आई बात समझ में। पूंजी की पर्याप्त आपूर्ति है, क्योंकि यहीं पे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर भी यही है, लोगों को आसानी से ऋण मिल जाता है। ये सारे तमाम प्रकार के पॉइंट लिख देंगे हम, तो हमारा आंसर बन जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है काफी संपन्न में, देखो यहाँ पे लिखा है सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पे, ये इंदौर में। यहाँ पे कृत्रिम रेशा उद्योग लिखा है नागदा में, लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में, स्टेनलेस स्टील सागर में, और मंडीदीप भी लिख सकता हूं मैं। आगे बढ़ेंगे, देखो हम तो लिखा देखो प्रमुख पर्यटन केंद्र। प्रमुख पर्यटन केंद्र में क्या है, जैसे महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पे, उज्जैन। बाघ की गुफाएं कहाँ है, धार। मांडू का मेल कहाँ है, धार। सांची भीमबेटका कहाँ है, रायसेन में। और भी प्रमुख पॉइंट में लिख सकते हो आप, पाताल पानी, राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य, और भी तमाम प्रकार की आप क्या लिख सकते हो, आर्द्र भूमि भी लिख सकते हो। कहाँ पे, इंदौर में दो आर्द्र भूमि है, उनके नाम लिख सकते हो आप। देखो विशेष पॉइंट लिखा हमने, विशेष पॉइंट कि मतलब मुझे मेरे पास जगह अगर बच गई तो ये विशेष पॉइंट लिखूंगा। या मध्य प्रदेश सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है, या भौतिक प्रदेश है, ये लिख सकता हूँ। इसे गेहूं की डलिया कहते हैं, ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मालवा की पठार को क्या बोलते हैं, गेहूं की डलिया। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन यहीं पे होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गेहूं की डलिया। कर्क रेखा मालवा के पठार के मध्य से गुजरती, ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहां से गुजर रही है कर्क रेखा, मालवा के पठार से।
मालवा के पठार की जलवायु को चीनी यात्री फाया ने विश्व की श्रेष्ठ जलवायु कही है। तो ये एक नया पॉइंट मिल गया। किसने कहा? हम नहीं कह रहे मालवा की पठार की जलवायु सबसे अच्छी है, चीनी यात्री फायान ने कहा है। और अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो कमेंट के माध्यम से बताइए कि चीनी यात्री फायान किस शासक के युग में आया था। आप बताइए, थोड़ा सा पढ़िए, दिमाग को जोर डालिए। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो ये बताइए, आप बताइए कि किस शासक के काल में आया था। करा कमेंट करके बताया। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त जो द्वितीय है उसके गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था चीनी यात्री फायान। और इसने पूरे भारत का भ्रमण करा था और मालवा के पठार का भी भ्रमण करा था उसने। तो उसने क्या बोला था? मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की श्रेष्ठ जलवायु, इसीलिए मालवा की जलवायु, मालवा के पठार का सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास हुआ है। फिर और भी लिखा है, देखो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सिगार, और इसकी ऊंचाई भी दे रखी है। ये आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि 2 नंबर में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। हो सकता है 2 नंबर में प्रश्न बन जाए, गेहूं की डलिया किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, किसे कहते हैं? तो मालवा के पठार को कहते, क्यों कहते हैं? सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन यहीं पे होता है। ऐसा प्रश्न आ सकता है, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, कहां पर है, और कितनी ऊंचाई है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन है? सिगार है। अरे बस ऊंचाई भी देखो 881 मीटर। अन्य चोटी में देखो जाना पाओ की पहाड़ियां दिखेगी आपको, धजारी, ये सभी कहां पर है? देखो इंदौर में। और चंबल और नर्मदा के बीच में जल विभाजक का कार्य भी कौन कर रहा है? ये मालवा का पठार। क्योंकि चंबल नदी कहां पे बह रही? उत्तर की तरफ बह रही है, और नर्मदा नदी किधर बह रही? पश्चिम की तरफ। तो दोनों के बीच जल विभाजक का कार्य कौन कर रहा है? यही मालवा का पठार। इसी मालवा के पठार के अंदर क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।